देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि फ्रांस की जो क्रांति है वो किन कारणों से हुई थी, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि फ्रांस की क्रांति किन कारणों से हुई। अब देखिए कोई भी क्रांति होती है उसके कुछ सामाजिक कारण होते हैं, कोई तात्कालिक कारण भी होता है जब क्रांति की शुरुआत होती है, कुछ उसके राजनीतिक कारण होते हैं, कुछ आर्थिक कारण होते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्रांति के मुख्य रूप से ये 4-5 कारण होते हैं। क्या होते हैं? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तात्कालिक कारण। और यहां पर एक और कारण हमें देखने को मिलेगा, मजबूत मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, जो कि स्ट्रांग हो चुका था। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे, आपको अपना आंसर किस तरह से लिखना होगा उसकी रूपरेखा हमें मिल गई। सबसे पहले हमें यह समझना है कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो किसी भी क्रांति का कोई सामाजिक कारण हो सकता है। सामाजिक कारण यहां पर क्या थे? फ्रांस में जब क्रांति हुई, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में। अब यहां पर जो पहले 2 स्टेट थे, पहले 2 कौन से? पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। जो धनी लोग थे उन्हें कुलीन वर्ग कहते हैं, और पादरी जो चर्च के जो पुजारी थे उन्हें पादरी कहा जाता है। ये दोनों लोग टैक्स नहीं देते थे, ऊपर के वर्ग में आते थे, उच्च वर्ग में आते थे। और इनमें से चर्च जो है वो टैक्स लेता भी था, किसान और मजदूरों से चर्च भी टैक्स लेता था। राजा को टैक्स देना होता था, चर्च भी टैक्स लेता था। धनी लोगों को टैक्स देने से छूट थी, कुलीन वर्ग जो राजा, मंत्री और जो धनी व्यक्ति थे उनको भी टैक्स देने से छूट थी। अब आता है तीसरा स्टेट, तीसरे में मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, ये सब लोग आते थे, और ज्यादातर टैक्स इन्हीं को देना होता था। ज्यादातर टैक्स किसको देना होता था? तीसरे स्टेट को। तो समाज की जो संरचना थी वो इन 3 वर्गों में थी, और तीसरा स्टेट टैक्स के बोझ के तले दबा हुआ था। तो सामाजिक कारण हमें समझ में आया। सामाजिक कारण क्या था? 18वीं शताब्दी में जो फ्रांस की क्रांति होती है तो 3 वर्गों में समाज विभाजित था। यानी पहला वर्ग क्या था? पादरी वर्ग, दूसरा क्या था? कुलीन वर्ग, और तीसरा क्या था? तीसरा वही जिसमें मजदूर, व्यापारी, किसान सभी आते थे। अब पादरी और जो कुलीन वर्ग था इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। कैसे? कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, यहां तक कि चर्च लोगों से टैक्स भी लेता था, राजा भी टैक्स लेता था। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ये लुईस 16वें के शासन के समय की बात कर रहे हैं। किसके शासन के समय की बात कर रहे हैं? लुईस 16वें के शासन के समय। ठीक है, उससे पहले 14वें और 15वें का भी शासन रहा था। ठीक है, तो लुईस 16वें के शासन के समय पादरी और कुलीन वर्ग को जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, वो उन्हें कर भी नहीं देना होता था। तीसरे वर्ग में जो व्यवसायी, व्यापारी, किसान और ये कारीगर लोग हुआ करते थे, इनको टैक्स भी देना होता था, राज्यों को भी कर देना होता था, और यहां तक कि चर्च भी इनसे टैक्स लेती थी। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं। तो अब पहला कारण हमें समझ में आ चुका है कि क्या था। पहला सामाजिक कारण क्या था क्रांति होने का। तो कौन क्रांति करेगा इनमें से? क्या पहला वर्ग क्रांति करेगा कि दूसरा करेगा, तीसरा करेगा? तीसरा वर्ग, क्योंकि जो शोषित है वही तो क्रांति करेगा, तो तीसरा वर्ग यहां पर क्रांति करेगा। अब राजनीतिक कारण क्या है? राजनीतिक कारणों को समझें। युद्ध के लंबे वर्षों ने फ्रांस के वित्तीय संसाधनों को खत्म कर दिया था। अब इससे पहले क्या था कि फ्रांस जो लुईस 16वें था और लुईस 14वें और 15वें के समय कई युद्ध लड़े गए, और फ्रांस लगातार युद्धों में लगा रहा। फ्रांस का जो राजा था वो लगातार युद्ध में लगा रहा, और इसके कारण उसके वित्तीय संसाधन खत्म हो गए। वित्तीय संसाधन खत्म हो गए और पूरे पर कर्ज बढ़ गया। कर्ज कितना बढ़ गया? जो कर्ज 2 अरब लिवरे का था वो बढ़ करके 10 अरब लिवरे हो गया। फ्रांस की मुद्रा का नाम उस समय ये हुआ करता था। ठीक है, तो इतने लिवरे तक ये क्या बढ़ के चला गया? 10 अरब। अब देखो 5 गुना कर्ज बढ़ गया, युद्धों के कारण क्या हो गया? 5 गुना कर्ज बढ़ गया। अब जब कर्ज बढ़ेगा तो जनता में जो है नाराजगी भी बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी, और लोगों के लिए अपने जो रोजमर्रा के खर्चे हैं वो पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। जबकि जो सेना के जो खर्च थे, न्यायालय, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, इनको चलाने की जो लागत थी, उनके लिए राज्य में क्या कर दिया गया? टैक्स में वृद्धि कर दी गई, टैक्स बढ़ाना पड़ा। अब जब राजा लगातार लड़ाई लड़ रहा है तो वहां पर भी पैसा खर्च हो रहा है, पैसा कहां से आएगा? वो अपने राज्य में टैक्स बढ़ाएगा, और जब टैक्स बढ़ाएगा तो जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा, और इस कारण लोग क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही।
फ्रांस की क्रांति हमें देखने को मिलती है। तो दो कारण हमने देखे, आगे देखिए। अब सामाजिक और राजनीतिक कारण। सामाजिक कारण मैंने अभी आपको बता दिया कि 3 वर्गों में समाज बटा हुआ था। पहले स्टेट में कौन थे? पादरी थे, दूसरे में कौन थे? कुलीन वर्ग थे, और तीसरे में सभी अन्य थे। और टैक्स केवल तीसरे वर्ग को देना पड़ता था, इन सबको कोई टैक्स नहीं देना होता था। ये बात हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं आर्थिक समस्याएं क्या थी। आर्थिक समस्याएं ऐसी थी कि जो 1715 में 23 मिलियन की आबादी थी फ्रांस की। कितने की? 23 मिलियन, यानी लगभग 2.3 करोड़, 2.3 करोड़ इतनी आबादी थी फ्रांस की। ये आबादी कितने साल में? करीब करीब 70 साल में बढ़ करके 28 मिलियन हो गई, या लगभग कहें 3 करोड़ पहुंच गई। 28 मिलियन यानी 2.8 करोड़। अब आपको लगेगा ये तो बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं है, ये कोई बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं है, पर फ्रांस के लिए उनके एरिया को देखते हुए और वहां के संसाधनों को उस समय को देखते हुए ये वृद्धि काफी ज्यादा थी। जब जनसंख्या बढ़ी तो खाद्यान्न की मांग बढ़ती है, फूड सप्लाई पर और ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, दबाव आ जाता है, खाने की मांग बढ़ती है, और खाने की मांग बढ़ेगी, जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो कीमतें अपने आप ऊपर चली जाएंगी, कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतें बढ़ गई, किसकी कीमतें बढ़ गई? रोटी की कीमतें बढ़ गई। ब्रेड जो कहते हैं कि रोटी, पाव रोटी, फ्रांस की क्रांति का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो शब्द आता है पाव रोटी, तो पाव रोटी की कीमतें क्या है? बढ़ गई। पर वेतन में वृद्धि इतनी नहीं हुई। जैसे हम अक्सर सुनते हैं ना कि महंगाई बढ़ती जाती है, सैलरी जो है वो उस अनुपात में नहीं बढ़ती है। तो जब सैलरी उस अनुपात में नहीं बढ़ती है, महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ती है, तो इससे क्या है? लोगों पर अपने नियमित खर्चों को चलाने पर दबाव आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, लोग महंगाई तले दबना शुरू हो जाते हैं। तो वेतन वृद्धि कम हुई और महंगाई में वृद्धि ज्यादा हुई, और इससे जीवन यापन का संकट पैदा हो गया। ये है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण लगभग हर क्रांति में आपको सेम देखने को मिलेगा कि महंगाई बढ़ जाना, लोगों का जो है खाद्यान्न सामग्री को खरीदने में सक्षम ना रह पाना, और इस कारण लोगों को मजबूरन राजा के खिलाफ क्रांति करनी पड़ती है। तो ये कारण समझ में आया। चौथा कारण था मजबूत मध्यम वर्ग। फिर हम तात्कालिक कारण पर आएंगे। अभी मजबूत मध्यम वर्ग की बात क्या है? 18वीं शताब्दी में लोग पढ़ने लिखने लगे। अब लोग पढ़ने लिखने लगे, बाहर भी जाने लगे। फ्रांस के लोग भी आसपास के कंट्रीज में जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे। इससे पहले जो है लगभग इसी समय के आसपास जो है क्या होता है? अमेरिका आजाद हो जाता है अंग्रेजों से। तो जब अमेरिका आजाद हो जाता है, वहां भी कुछ लोग जाते हैं, तो लोगों को जो है आजादी की कीमत भी पता चल रही थी। तो 18वीं शताब्दी के दौरान जो एक नया मध्यम वर्ग है वो शिक्षित हो जाता है। जब वो शिक्षित हो जाता है, उसमें से कुछ लोगों के पास पैसा भी आ जाता है, तो एक शिक्षित और एक धनी वर्ग उभर करके हमारे सामने आता है। जब शिक्षित और धनी वर्ग उभर करके सामने आता है, तो वो अब ऐसा तो नहीं है शिक्षित व्यक्ति अधिकार नहीं मांगेगा, कुछ ना कुछ वो अपने अधिकार जानेगा, फिर वो अधिकार मांगेगा। अब वो कहेगा राजा का जो बेटा है उसको कोई जन्म से कोई विशेष अधिकार थोड़ी है कि वो ही राजा बने, या राजा के जो उच्च पद हैं वो उन्हीं लोगों को दिए जाते थे जो राज परिवार के होते थे। पर अभी शिक्षित वर्ग क्या करेगा? उस चीज पर ऑब्जेक्शन उठाएगा, ऑब्जेक्शन उठाएगा कि जन्म से विशेष अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए, समानता हो, स्वतंत्रता हो, लोगों को अधिकार दिए जाए। इस पर अनेक दार्शनिकों ने क्या किया? अपने विचार सामने रखे। रूसो थे इनमें प्रमुख दार्शनिक। तो रूसो जब पढ़ करके आए विदेश से जान, और रूसो ने बहुत जब ज्ञान अर्जित किया, तो लोगों को क्या किया? लोगों को जागृत करना शुरू किया। और लोग जागृत होंगे तो क्या करेंगे? अपने अधिकार की मांग करेंगे। और दार्शनिकों के विचारों से प्रेरित होकर के लोग उनके विचारों पर चर्चाएं करने लगे, और ये चर्चाएं आम हो गई। कहां पर आम हो गई? सैलूनों में, नाई की दुकान को कहते हैं सैलून, कॉफी हाउसेस में। तो दार्शनिकों के विचारों पर ये चर्चाएं चलने लगी। दिन प्रतिदिन या मासिक रूप से आने वाले अखबारों में ये सब चर्चाएं छपने लगी। लोग स्वतंत्रता, समानता की मांग करने लगे, और मजबूत मध्यम वर्ग ने लोगों के बीच में इन सब विचारों को बहुत मजबूती से फैलाना शुरू किया। तो अब यहां तक हम समझ सकते हैं कि ये क्रांति होती कैसे है। तो क्रांति के मैंने आपको 4 प्रमुख कारण बताए थे। सामाजिक कारण हम समझे, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण हमने देखा, आर्थिक कारण देखा, मजबूत मध्यम वर्ग को भी समझा। अब आते हैं तात्कालिक कारण पर। क्या था तात्कालिक कारण जिसकी वजह से क्रांति शुरू हो गई? कारण तो बहुत सारे होते हैं, पर क्रांति शुरू होती है उससे जस्ट पहले क्या कारण था, यानी क्रांति कब शुरू हुई? पहले हमें यह पता करना है। 5 मई 1789 को एक घटना होती है। घटना क्या होती है? एक मीटिंग बुलाई गई थी।
किसके द्वारा? लुइस सोल्वे के द्वारा टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। अब वहां पर क्या था, 3 स्टेट को बुलाया जाता था, 3 स्टेट के लोगों को रिप्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाता था। आपको ये पता ही है कि फ्रांस का जो समाज था उस समय 3 स्टेट में बटा हुआ था। अब ये जो 3 स्टेट थे, 3 स्टेट को समझना, इनके प्रतिनिधि बुलाए गए। समझो कि इसके 10 रिप्रेजेंटेटिव, इसके 10 और इनके 300 रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये बड़ा वर्ग था आबादी में। पर इनके वोट का वैल्यू भी 1, इनके वोट की वैल्यू भी 1, एक ही है, और इनके वोट की वैल्यू 300 के 300 लोगों के वोट की वैल्यू भी क्या मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। यानी ग्रुप की वोट की वैल्यू 1 काउंट की जाएगी, अलग अलग व्यक्तियों की वोट की वैल्यू काउंट नहीं होगी। अब होता क्या था कि अगर 2 वर्ग जो है यस कहें और एक नो कहे, समझो कि थर्ड ने नो कहा और इन दोनों ने यस कहा टैक्स बढ़ाने के लिए, तो टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव पास हो जाएगा, क्योंकि ये 2-1 से जीत जाएंगे। 2-1 से, क्योंकि क्या हुआ यहां पर, क्योंकि वोट केवल 3 ही है, इन 300 लोगों के वोट को 1 ही गिना जाएगा, इन 10 लोगों के वोट को भी 1 गिना जाएगा, इन 10 लोगों के वोट को भी 1 गिना जाएगा। तो इस प्रस्ताव पर जब तीसरे स्टेट ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, और फिर भी क्योंकि हर स्टेट के पास 1 वोट होता था, स्टेट मतलब पूरे कॉलेजियम वर्ग के पास क्या वोट था? 1 वोट था। अब उन्होंने नो कहा और इन दोनों ने यस कहा, तो ये तो जीत गए। तो राजा ने फिर क्या किया? टैक्स बढ़ाया जाए ऐसा आदेश कर दिया। पर जिसने विरोध किया था उनकी बात को नहीं माना गया, जबकि संख्या में वो ज्यादा थे और वो वहां से बाहर चले जाते हैं और फिर बाहर जाकर के एक मीटिंग बुलाते हैं अलग से, एक टेनिस ग्राउंड में, टेनिस कोर्ट में उनकी मीटिंग होती है और वहां से क्रांति की शुरुआत होती है। टेनिस कोर्ट में जाकर के वो राजा का विरोध कर देते हैं और क्रांति की शुरुआत हो जाती है। ये आपने चैप्टर में पढ़ा है। यानी इंस्टेंट कारण क्या था? जो टैक्स बढ़ाने के लिए जो मीटिंग बुलाई गई थी, कब बुलाई गई थी? 5 मई 1789 को। इस घटना ने क्रांति को एकदम से आगे बढ़ाने का काम किया। कारण पहले से बहुत तैयार हो रहे थे, फ्रांस का समाज में नाराजगी काफी समय से थी, पर जब टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग हुई और तीसरे स्टेट की बात को नहीं माना गया और 2 जो पहले वर्ग थे, पादरी और कुलीन वर्ग, उनके वोट के आधार पर ही टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव जो है राजा ने दे दिया, तो इससे लोग नाराज होकर के क्रांति के लिए उत्सुक हो गए, तत्पर हो गए। क्लियर है? ये बात समझ आई? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। आई होप ये सारे क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो एक बार लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।